कमेटी पर, जहां जाकर TORs बनेंगे जो फिर चीफ जस्टिस को भेजे जाएंगे। अब यह सोचा जा रहा है कि जहां पर ऑपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठेंगे और मिलकर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तैयार किए जाएंगे और फिर वो चीफ जस्टिस को भिजवाए जाएंगे। इसको एक अच्छा कदम कहा जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं, जियो न्यूज के इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनसे हम इस बारे में बात भी करेंगे कि क्या हो रहा है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और बताएं क्या चल रहा है पार्लियामेंट हाउस में, क्या होने वाला है, ऑपोजिशन आ रही है, क्या सोचती है ऑपोजिशन? जी उसामा, जहां मुल्क की गर्मी की बात करते हैं, कुछ देर बाद अब मेरे पीछे जो अकब में कौमी असम्बली है, इसका मौसम भी काफ़ी गर्म होने वाला है। अभी कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असम्बली में तशरीफ़ लाएंगे और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी उनके मेरा ख्याल है आवाज़ जो है ना, राब्ता जो है हमारा मुनक़ता हुआ है हमारे रिपोर्टर से। हम उनसे इस बारे में मज़ीद डालेंगे। बड़ी खबर उन्होंने बताई है कि इमरान खान आ रहे हैं। जी आप और बताएं, फिर आप क्या होने वाला है? आप बात कर रहे थे तो शायद आवाज़ थोड़ी सी कट गई थी, बताएं। जी उसामा, यही कहने लगा हूँ कि जहाँ मुल्क की मौसम गर्म हो रहा है वहाँ असम्बली का भी मौसम गर्म होने वाला है। और कल जो खदशात शाह महमूद कुरैशी साहब ने जाहिर किए थे कि 11 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान असम्बली में खिताब करने वाले हैं। नवाज एक दफा फिर मुझे हाँ जी मौसम की इतनी है कि टेक्नोलॉजी भी जवाब दे रही है। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपका। इतनी गर्मी है रिपोर्टर में वो उस तरह का हमारा राब्ता उनसे नहीं हो सका। शख्सियत जिनसे हमारा राब्ता बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बहाल है वो है फैसल जावेद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अब पीपल्स पार्टी पर हैं सब नजरें कि वो क्या कर रहे हैं और बड़ी उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अब इमरान खान आ रहे हैं पार्लियामेंट में तो इंतजार है कि इमरान खान अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। और फैसल जावेद ने भी हमसे बात करते हुए ये बताया है कि पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाया जा रहा है और दबाव वो रखेंगे हुकूमत पर, उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। और सब लोग अगर चले भी गए, अगर उन्होंने दबाव खत्म नहीं कर दिया हुकूमत से, तो PTI वहीं खड़ी रहेगी, तहरीक इंसाफ दबाव बरकरार रखेगी। हम शुक्रिया अदा करते हैं फैसल जावेद का भी। अभी ब्रेक का वक्त हो रहा है जियो पाकिस्तान में, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक नई सुबह के साथ जियो पाकिस्तान में आपसे मेरी और शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के हवाले से बात होगी इंशाल्लाह 18 मई को जियो न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे खावर खान, पहले भी स्पेशल खबर हमारे लिए लेकर आए और आज भी एक बहुत बड़ी खबर पर हम बात करने वाले हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है सिंध हुकूमत की नाअहली किस कदर है। ब्लड बैंक्स ने 2015 अगस्त में काम शुरू करना था। सिंध हुकूमत की नाअहली है कि सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन प्रोजेक्ट अब तक नामुकम्मल पड़ा है। ये प्रोजेक्ट जर्मन हुकूमत के फंड्स से शुरू होना था, वो फंड्स तो खत्म हो गए लेकिन मंसूबा खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये अभी तक बना भी नहीं। क्वेश्चन ये है कि फंड्स किधर गए, क्या चीज़ बनी है जिसमें चले गए। और ये पहली बार नहीं हुआ, पिछले हफ्ते हमने आपको सिंध में ही ट्रॉमा सेंटर की भी बात की थी जहां बहुत फंड्स यूज़ हुए, बहुत काम हुआ, लेकिन कोई चीज़ शुरू नहीं हुई। ये खबर से हम बात करेंगे बस कुछ ही देर में। हाँ जी, और सिंध के जितने बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर फराहम करना था यहाँ से ब्लड्स, और इन सेंटर से या ब्लड जाना था बड़े अस्पतालों को, और कराची नहीं दीगर शहरों में भी इस तरह के सेंटर्स बनने थे। अमला और तिबी आलात, ब्लड भी नहीं है। बैंक्स ने अगस्त में काम शुरू करना था 2015 में और अब तक ये काम शुरू नहीं हो सका। ये एक और बड़ी नाअहली है सिंध हुकूमत की। पैसे दिए थे, तकरीबन 64 करोड़ रुपया बनता है, 53 लाख यूरो जर्मन हुकूमत ने दिए। वो पैसे तो सारे इस्तेमाल हो गए लेकिन कहाँ हुए पता नहीं चल सका। ये प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस बारे में हम बात करेंगे। आज की ये स्पेशल खबर है, क्यों ऐसा हो रहा है। इन सेंटर से ब्लड जाना था बड़े अस्पतालों को, लेकिन अभी तक चूंकि ये ऑपरेशनल ही नहीं हुए, ये ब्लड बैंक्स, ट्रांसफ्यूजन बैंक्स, तो इस वजह से अब बड़े अस्पतालों को खून किस तरह जाए, यही बात आज हमने करनी है खावर खान से। खावर खान, बहुत शुक्रिया आपका, आज फिर आप एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। खावर, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये हो क्या रहा है, इस सारे प्रोजेक्ट को ओवरसी कौन करता है? ये वजीर आला सिंध हैं जो इस किस्म की चीजें देखते हैं या फिर आगे वो डेजिग्नेट करते हैं किसी को? हाउ डज इट वर्क? जी हुमा, ये सिलसिला इस तरह है कि सन 2010 के अंदर जो है जर्मन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ जो है एक MOU साइन किया जिसके तहत पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ पे जो है सेव ब्लड प्रोजेक्ट जो है वो उसको स्टार्ट
स्टार्ट करना था। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स जो हैं, उनको जो है खून की फरहमी देनी थी, और ये जिस तरह सेंट्रलाइज सिस्टम था कि हर जितने भी बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं वहाँ पे होगा। 2013 में बाकायदा इस मनसूबे का आगाज़ किया गया कि जी जिसके बाद जो है सिंध के अंदर जो है 4 सेंटर्स बनाने थे, कराची, लाड़काना, नवाबशाह और जामशोरों के अंदर जो है वहाँ पर जो है ये सेंटर्स बनने थे। 53 लाख यूरो सिर्फ सिंध को मिले थे। उस वक्त ये शुरू हुआ 2013 के अंदर, 2015 अगस्त में जो इसको मुकम्मल होना था। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि जो ब्लड है, जो पाकिस्तान में सालाना 30 लाख जो है हमें बोतलों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 18 लाख जो है वो सिर्फ सिंध के लिए ज़रूरत है। तो उस सूरत हाल को बचाने के लिए, लोगों को बर वक्त सही जो ब्लड है वो फराहम करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया। लेकिन अभी जो हमने देखा है, जो सेंटर्स हैं उसमें काम तो हो गया है, अगस्त 2015 को मुकम्मल होना था, लेकिन वो ठेकेदार जो था जिसको ये ठेका दिया गया था वो पहले चला गया, उसमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज है। उसके बाद 6 महीने तक ये बंद रहा, और अल्लाह अल्लाह करके जो सिंध हुकूमत थी उन्होंने भी इस पर कोई देखा नहीं कि क्या सूरत हाल है। जब फंडिंग होती है, जब फंडिंग मिलती है, जो आप कह रहे हैं 4 सेंटर्स बनने थे, अभी एक पे ही वो सारी फंडिंग लग गई। नहीं, फंडिंग जो है वो सेंटर्स पे लगी है, 4 सेंटर्स बन रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो जो ऑपरेशनल बिल्कुल भी नहीं है। कंप्लीट इस पे ये सूरत हाल है कि जो गवर्नमेंट है, जर्मन गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा कि जी ये हम सेंटर्स बना रहे हैं, इसमें जो है इक्विपमेंट भी हम देंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे, सिर्फ आप हमें ज़मीन एलोकेट कर दें, बिल्डिंग भी हम खुद बनाएंगे, बिल्डिंग भी वो सब खुद बना रहे हैं, ऑपरेशनल भी वो खुद करेंगे, और जो तिब्बी हालत है वो भी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में काम नजर आ रही है। सिंध गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा तनकीद करती रही है तहरीक इंसाफ। फैसल जावेद हमारे साथ हैं। फैसल, एक तरफ देख रहे हैं हम सिंध हुकूमत में कितनी उसकी नाअहली है, लेकिन उसी हुकूमत के साथ, उन्हीं के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ आपको आज बैठना पड़ रहा है। उसके बारे में भी साकदार कह रहे हैं कि ये जल्दी ये टूट जाएगी सारी ऑपोजिशन। आप क्या होता देख रहे हैं? देखिए जी ओसामा, ऑब्जेक्टिव हमने देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या अचीव कर रहे हैं। 1 पॉइंट एजेंडा पे हम उनके साथ हैं, करप्शन के खिलाफ, अकाउंटेबिलिटी के लिए। इमरान खान 20 साल से ये बात कर रहे हैं, 20 साल से ये बात कर रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ, तो उसके खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि उनकी रिसेंट शोहरत इतनी अच्छी नहीं है बीइंग द ऑपोजिशन पार्टी। So what I see is that the real opposition, मुझे तो इमरान खान की नजर आ रही है, क्योंकि पीटीआई की रियल ऑपोजिशन, और इमरान खान की बहुत बड़ी एक स्ट्रीट पावर है। और माइंड यू कि अगर ये सारे भी कुछ भी लोग कह रहे हैं ना कि लेकिन पहले आपने धरना देखा फैसल, वहां वो कामयाबी नहीं मिली, इस वजह से शायद अब इमरान खान को सबको साथ लेकर चलना पड़ रहा है, ये वजह है। और एमक्यूएम तो पहले ही अलग हो गई है। आप क्या कह रहे हैं, कामयाबी कैसे नहीं मिली? हम जब निकले इस्लामाबाद में, आपने देखा होगा 24 तारीख को, अप्रैल को, तो रिकॉर्ड जलसा हुआ। उसके बाद लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ। कैंपेन हमारे, अभी फैसलाबाद हम जा रहे हैं 20 तारीख को, तो वो हमारी कैंपेन तो जोरों से जारी है, हमारी स्ट्रीट पे मूवमेंट तो बहुत तगड़ी जारी है। ये जो पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इधर मैं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि दे कांट गो रॉन्ग नाउ। और ये जो हम इकट्ठे हुए हैं, जॉइंट ऑपोजिशन जो बनी है, ये करप्शन के खिलाफ बनी है, और इसमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद सारे उसमें ये भी आएंगे। क्योंकि आप क्या पीपल्स पार्टी ने करप्शन नहीं की? बिल्कुल की है, पीपल्स पार्टी ने भी करप्शन की है। और पीपल्स पार्टी के भी ये जब अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी, वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान में आप सही मानों में अकाउंटेबिलिटी हो, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और उम्मीद है कि जब सब मिलकर बैठेंगे तो TORs में ये होगा। आप देखते हैं कि फिर वो बात आती है, आपकी तरफ से कहा जाएगा कि वजीर आजम की सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एहतसाब उनका शुरू होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, हम इस पर भी बात करते रहेंगे। फैसल जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया, सुबह के वक्त आप हमारे साथ आए। हम बात कर रहे थे सिंध हुकूमत की नाअहली की, एक और बड़ा प्रोजेक्ट जो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, उसकी जरूरत है। जिस तरह खाफर खान हमारे साथ हैं, 18 लाख आपने बताया बोतलों की सालाना जरूरत सिर्फ सिंध में होती है, 30 लाख मुल्क में, इसीलिए ये सेंटर्स इतने अहम है। पैसा कोई और दे रहा है, आप सेंटर्स बना रहे हैं, वहां पर आप शुरू नहीं काम कर सकते, इतनी बड़ी नाअहली है, कभी ये हो भी सकेगा ये मुकम्मल? हम बस ये बात करते रह जाएंगे। जी उसामा, बिल्कुल। जब हमने पूछा कि जी ये सिलसिला कब तक होगा, जर्मन गवर्नमेंट ने लिखा कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है ADP में इसको शामिल करे, ताकि ऑपरेशनल और स्टाफ फराम करें, ताकि फौरी तौर पर इसको शुरू किया जाए। इसी हवाले से हमने जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाहिद अंसारी, उनसे बात की कि ये आखिर कब तक शुरू होगा, लेकिन उनका जो जवाब मिला है वो हम अपने पहले नाज़रीन को सुनवाते हैं। बिल्कुल, वो देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छी आपने बात की ताकि उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाए, तो देखते हैं जी क्या कहा है डॉक्टर अंसारी ने। इनिशियली ये था कि हुकूमत सिंध खुद इसको हायर करेगी, 50 के करीब हर RBC में स्टाफ है,
जो हायर करना है। लेकिन अब जो है हुकूमत महकमा सेहत ने ये डिसीजन लिया है कि इसको हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड में ले जाके अप्रूव कर दिया है कि अब इसको हम प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नोट के तहत प्राइवेटाइज करेंगे। हर बात का कोई ना कोई बहाना कोई ना कोई बहाना है। और अब ये बात प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे चली गई है। मतलब मेरा सवाल वहीं वापस चला जाता है कि जब ये ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, अब ऑब्वियसली जर्मन गवर्नमेंट ने भी कुछ सोच के ही दिया होगा, तो वो एतमाद लूज नहीं होगा कि मिडवे आके कोई चीज़ बनी नहीं है और अब आप उसकी पूरी चीज़ें चेंज कर दें। जी बिल्कुल, यही सिलसिला जो है, जब फेडरल गवर्नमेंट ने इनको बार बार लिखा है, जर्मन गवर्नमेंट ने जब इन पर प्रेशर डाला कि जी ये मामला कब सॉल्व होगा, तो उसके बाद जो है अब इनकी आंखें खुली हैं और अब सिंध गवर्नमेंट करेगी जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। यानी अब भी जो है ये सिंध हुकूमत खुद नहीं चलाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दिया जाएगा, जो कि एक अच्छा चले। मान लेते हैं कि हो तो सिस्टम तो शुरू हो, ताकि जो खून की ज़रूरत है, जो बच्चे थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, हीमोफीलिया के मरीज़ हैं, और जो अस्पतालों के अंदर जो खून की ज़रूरत पड़ती है, बारहा कराची के अंदर लोग जो हैं, जितने भी सेंटर्स हैं, वो ऐलान करते हैं कि जी खून की ज़रूरत है। उसके लिए जो है अब ये फैसला किया गया कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू किया जाएगा। लेकिन कब, इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं। कब ये शुरू होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही सही, आप खुद नहीं चला सके, हुकूमत नहीं चला सकी, तो लोगों को, प्राइवेट लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। चले तो सही। बहुत शुक्रिया खबरान आपका, इस तरह की आप खबरें लाते रहें और हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जियो पाकिस्तान में 18 लाख लोगों को सालाना जरूरत पड़ती है खून की बोतलों की, और ये इसलिए सेंटर्स बहुत जरूरी हैं। सिर्फ सिंध में 18 लाख और पूरे मुल्क में 30 लाख। और मैं आपको बताऊं कि खून की ज़रूरत जो है सबसे ज़्यादा और बड़ी मेनली थैलेसीमिया के मरीजों को भी बहुत ज़्यादा रहती है। और हम कराची के एक थैलेसीमिया सेंटर गए और वहाँ भी यही बात पता चली कि ज़रूरत पड़ने पर खून मिलना कितना मुश्किल है। उसामा, बल्कि आप गए थे और आपने ये देखा था, ज़रा आप ही देखें। आप पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 1। मैं इस वक्त मौजूद हूँ काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर में, और जो इस सेंटर को चला रहे हैं मोहम्मद इकबाल साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। कितना खर्चा तकरीबन आ जाता है एक बच्चे के 1 महीने के इलाज पर? 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ खर्चा है। हमें सिर्फ परेशानी होती है जब ब्लड नहीं होता है। हमें पैसे की परेशानी का मसला अल्लाह पाक करा देता है। हम कहते हैं 7% दुनिया की आबादी माइनर है ना, 93% तो नहीं है, तो आप 93% में शादियाँ करें। शादी से पहले इस टेस्ट को लाजमी करार देना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करवा रहा हूँ थैलेसीमिया का, और ना सिर्फ थैलेसीमिया का, इससे पता लगेगा और भी कई बीमारियाँ कहीं खुदा न खास्ता मुझे है नहीं, या लाहक होने का कोई खुदा न खास्ता खतरा तो नहीं है। ये रिजल्ट के सामने 56 सेकंड लगे हैं और उसके बाद अब मुझे पता चल गया। तो आप कम से कम इतना कर दें। अब मैं जी ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, तो एक मेरी तरफ से एक छोटी सी काविश है। ब्लड में डोनेट कर चुका हूँ और मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बल्कि इस बात की बहुत खुशी हुई है। तो अब कोशिश करेंगे इस तरह के कुछ नेक अमल हम आप और मैं साथ मिलकर करते रहें। उसामा, आपने तो खुद भी वहाँ खून दिया और डोनेट किया, और आपको खुद भी समझ आ गई होगी कि अगर रोज़ रोज़ और इतना कंसिस्टेंटली किसी को ज़रूरत हो और देना पड़े या कहीं से लेना पड़े, उनके लिए भी सेंटर्स और ब्लड बैंक्स कितने ज़रूरी हैं, जो कि होते हुए भी काम नहीं कर रहे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये मैंने वहाँ पर देखी कि लोग खून का अतिया करें। और उसके बाद जो आज हमने बात की है कि ब्लड सेंटर अगर नहीं होंगे, वहाँ पर खून को महफूज नहीं किया जा सकेगा, तो फिर लोगों तक कैसे पहुँचेगा? ये बहुत ज़रूरी है। और थैलेसीमिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले दोनों लड़का और लड़की के ब्लड टेस्ट होने चाहिए, कहीं खुदा न खास्ता उनमें थैलेसीमिया की बीमारी तो नहीं, ताकि फिर वो किसी और से शादी करें, ये बीमारी आगे ना फैले। दुनिया में खत्म होगी है, पाकिस्तान में अब तक मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कानून साजी ही नहीं हमारे मुल्क में हो सकी। अगर सिंध में हुई है तो वहाँ यह है कि निकाह के बाद आप जब रजिस्टर करवाने जाएंगे तब देखा जाएगा कि आपने ये टेस्ट करवाया नहीं करवाया, लेकिन तब तक निकाह हो चुका होगा। इट विल बी टू लेट। और ये जो माइंडसेट्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये इसीलिए हम आपको इस किस्म के पैकेजेस दिखा रहे हैं, स्टोरीज दिखा रहे हैं। उसामा खुद गए हैं वहाँ, डॉक्टरों से बात भी की है, ताकि ये माइंडसेट बदला जा सके। इस पर हम आगे भी कभी इस मौजू पर बात करेंगे थैलेसीमिया पर, लेकिन इसका हल ये है कि सेंटर्स छोटे छोटे शहरों में भी बनाए जाएं ताकि लोगों के लिए आसान हो टेस्ट करवाना, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल हमारा जियो पाकिस्तान का खासा ये भी है कि हम सुबह के वक्त आपको इस तरह की खबरें तो देते ही हैं ताकि आपको पता चले कि मुल्क में क्या हो रहा है, लेकिन साथ साथ मौसीकी की बात भी होती रहती है ताकि आपका मूड ज़रा खुशगवार तो रहे। बिल्कुल, और आज भी इसी तरह हम एक लेजेंड को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये थोड़ा सा आपको गेस करना
करना पड़ेगा कि ये कौन है। चांद सितारा, मैं भूल गई उनकी किताब का नाम क्या था। चांद सितारा आंखें, चांद चेहरा चांद चेहरा सितारा आंखें। आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। नहीं, मुझे बिल्कुल याद है और मेरा ख्याल है कि मुझे आ भी जाएगा कि ये था चांद चेहरा सितारा आंखें। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी शायरी पर बहुत बात होती है और जो इनका कलाम गाया सामने उनकी बातें होती रहेंगी जियो पाकिस्तान। और देखिए हमारे शो पे कितना कुछ पता चलता है। एक तो यंगर जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा म्यूजिक भी हम आपको दिखाते हैं और ये खास तौर पे ये तेरे प्यार में रुस्वा होकर, मुझे नहीं पता था कि ये इनका लिखा हुआ है जो मैडम ने गाया, तो ये भी बड़ी एक अमेजिंग चीज है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको ब्रेक के बाद बताएंगे कि प्रोटोकॉल कल्चर जो है वो क्या चीज है और कितना फैलता चला जा रहा है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स एक बात जो हमने आपको शुरू में बताई है, जिसके बारे में हम बहुत एक्साइटेड है कि हमारे शो पर आ रहे हैं शाहिद आफरीदी। हमारा फोन इतनी देर से बज गाड़ियों की लंबी कतारें, अवाम की बेबसी, हटो बच्चों की आवाजें, वीआईपी प्रोटोकॉल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। इस पर हमने आज बात करनी है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है एक बड़ी आम शख्सियतें हमारे साथ हैं। आफिया सलाम साहिबा हैं और सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लिखती हैं, सहाफ़ी हैं, बड़ी कड़ी नजर है उनकी कल्चर पे और सोसाइटी पे। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स सबसे पहले हम आपको बता दें हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज वीआईपी कल्चर की, और कौन है जो उससे नहीं डसा गया। आम शहरी तो बहुत बुरी तरह डसे गए हैं। अब चंद बरसों में 8 साल हो चुके हैं, डेमोक्रेसी वापस आ चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन जो वीआईपी प्रोटोकॉल कल्चर है वो इतना आम हो गया है कि अवाम तंग पड़ चुकी है और इसी प्रोटोकॉल कल्चर की वजह से कई अफसोसनाक वाकयात भी हो चुके हैं। 2010 में उस वक्त के सदर जरदारी कोयटा पहुंचे तो रास्ते बंद होने से एक बेबस खातून को रिक्शे में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। और एक वाकया इसके बाद भी हुआ, अवाम में गम गुस्सा बढ़ा जो रहमान मलिक के तैयारे से उतारे जाने की सूरत में सामने आया, मगर हुक्मरानों के अंदर की सोच ना बदल सकी। सिंध के वज़ीर आला हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे तो क्रिकेट खेलते खिलाड़ियों को न्याज स्टेडियम से बाहर निकाल कर बड्डे साईं का हेलीकॉप्टर पिच पर उतार लिया गया। और फिर वो वाकया कौन भूल सकता है जब पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में सिविल अस्पताल क्या पहुंचे, नन्ही बिस्मा अस्पताल के अंदर जाने की आरजू लिए बाप की बाहों में ही दम तोड़ गई। ऐसा ही हुआ 5 मई को जब सदर ममनून हुसैन मुल्तान के सरकारी अस्पताल आए तो मरीज अस्पताल में ना जा सके, बेबसी से बाहर खड़े एहतजाज करते रहे। सवाल यह है कि प्रोटोकॉल की बला किस कानून के तहत हुक्मरानों के काबू में आई है जिसे आए रोज अवाम पर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई कानून ही नहीं है तो फिर इस कानून का जिम्मेदार कौन है? बहुत ही अफसोसनाक बात है। कुछ हमने एग्जांपल्स दिए हैं और अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। आफिया साहिबा, थैंक यू सो मच, आप आज आए हैं। ये कल्चर जो है वीआईपी कल्चर, प्रोटोकॉल कल्चर, ये सिर्फ पाकिस्तान का है या पूरी दुनिया में है? नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। हम चूंकि अपने तनाजुर में इस चीज़ को देख रहे हैं तो हमें जाहिर है वो चीज़ खलती है जो हमें तंग करती है, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ था वहाँ कुछ जगहों से ये ख़त्म भी हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। इसकी वजह क्या है? ये हमारा ऑब्वियसली ये हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन है कि वीआईपीज़ को इतनी ज़्यादा ऑब्वियसली प्रोटोकॉल के साथ जाना होता है। मतलब इसकी एक वजह बताएं। देखें, एक वजह नहीं है इसकी सिक्योरिटी सिचुएशन। तो अब कुछ एक हालात जो हैं कुछ पिछले अरसे से नज़र आ रहे हैं आपको, जिसकी वजह से समझा जाता है कि प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन ये एक अपने आप को दूसरों से मुमताज करने की एक ख्वाहिश है। और ये जो पावरफुल लोग होते हैं ये पावरलेस और पावरफुल के दरमियान फ़र्क जाहिर करता है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आम शहरी, तो जब कुछ आम शहरी हैं तो कुछ ख़ास शहरी हैं। ये फ़र्क जो है इसकी वजह से ये वीआईपी कल्चर या जिसको आप प्रोटोकॉल कहती हैं वो एक अलग चीज़ है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वीआईपी कल्चर एक माइंडसेट का नाम है, अब प्रोटोकॉल नहीं हो सका पाकिस्तान से। बातें तो की जाती हैं इस तरह की, कभी हादसा हो जाता है, बिलावल भुट्टो ने भी कहा, लेकिन फिर होता है नहीं होता। इसलिए है कि बातें सिर्फ होती हैं, एक्शन कोई नहीं होता। और उसके लिए जो आपको आम लोग जिनके ऊपर इसका एक मनफी असर पड़ रहा है उनके तरफ से कुछ शोर शराबे के अलावा कुछ एक्शन की भी ज़रूरत है। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे एक बहुत ही एक्टिव सिटीज़न है नईम सादिक साहब, उन्होंने हमेशा इस बात पे एतराज़ किया कि ये पार्लियामेंटेरियंस का बोर्ड क्यों रखता है। आप अभी सड़कों की बात कर रहे हैं ना, और जगहों पे जो वहाँ प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सिक्योरिटी की इशू नहीं होता। कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंटेरियंस के एक अलग काउंटर होता था। क्यों?
हमारे पैसों से वो खर्च करते हैं, हमसे आगे लाइन में एक अलग जगह लग के वो हमसे आगे उसी जहाज में बैठेंगे ना, जहाज का अगला हिस्सा हमसे पहले उड़ के नहीं जाएगा। आप तो एयरपोर्ट वगैरह की बात करिए, गाड़ियों में भी देखिए तो लोग ड्राइविंग प्लेट्स पे भी लगा दिए, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, क्या है? बिल्कुल। तो उसके लिए जो नईम सादिक जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उन्होंने 93 एप्लीकेशंस, जितनी मरतबा उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे। वो सिविल एविएशन पे के डेस्क पे गए, वहाँ शिकायत दर्ज कराई, हर दफा जाते थे शिकायत दर्ज कराते थे, उस बोर्ड की तस्वीर लेके। अब सोशल मीडिया आ गया है, आपके लिए एक्टिविज्म थोड़ा आसान हो गया, बातों को एम्पलीफाई करना आसान हो गया। फाइनली हम लोगों ने इसके ऊपर टैग करना शुरू किया जो अरबाब इख्तियार थे एविएशन डिवीजन के, PIA के। They came back and they said they have been removed. तो ये एक आप बेशक जाके इख्तियार की बात किया आफिया साहिबा, तो एक अरबाब इख्तियार को हम आपके सामने ला रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। प्रोटोकॉल के बायस सड़कों पर पैदाइश का जिक्र हुआ, तो इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का मशहूर कॉल क्या था, वो सुनिए। जिस बच्चे ने पैदा होना होता है वो जहाज़ में भी हो जाते हैं और दूसरी जगहों पे भी हो जाते हैं, तो इसलिए VIP मूवमेंट की वजह नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है VIP मूवमेंट के, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम ट्रैवल करूँ ताकि लोगों को। उन्होंने कहा है कि जिस बच्चे ने पैदा होना होता है वो जहाज में भी हो जाता है, रिक्शे में भी हो जाता है, तो जिसने आना है दुनिया में उसने आना है। उसने तो आना है, लेकिन जैसे मैं आपसे कह रही थी कि प्रोटोकॉल और VIP कल्चर में थोड़ा सा फर्क है। प्रोटोकॉल जहाँ आपने सिक्योरिटी का जिक्र किया, उसके तरीके हैं, उसके लिए बाकायदा मैनुअल्स होती हैं, उसके लिए जो SOPs जिनको कहा जाता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो होते हैं। आपने सिर्फ पॉलिटिशियंस का जिक्र किया जिनकी वजह से है, हमारे फौज के जो मुख्तलिफ सरबराह हैं, मुख्तलिफ फौज के जो इदारे हैं उनके सरबराहान हैं, उनके भी SOP हैं, उनके भी मैनुअल्स हैं जिसके तहत वो जाते हैं, तब भी सड़कों पे से दूसरे लोगों को हटाया जाता है। अच्छा, बेसिक प्लीज डोंट जस्ट विलिफाई पॉलिटिशियंस। बहुत ज्यादा एटीट्यूड का भी फर्क थोड़ा सा हमने देखा है वर्ल्ड ओवर। अगर अभी हम लंदन के मेयर की बात करें, उनकी हमने कितनी तस्वीरें देखी हैं, बस स्टैंड के बाहर खड़े हैं या पे ट्रेन स्टेशन में। ट्रूडो की आप बात कर रहे थे, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, तो ये माइंडसेट चेंज होगा तो चीजें चेंज होंगी, बाकी और कुछ देखिए दोनों तरह से होगा ना। जिन लोगों को ये माइंडसेट बुरा लगता है वो भी कुछ करें, और ताकि उन लोगों को एहसास हो कि ये चीजें अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ ऑप्टिक्स की खातिर तो हमारे भी इस मुल्क के एक सदर थे जो कि साइकिल के ऊपर सवार होकर गए थे, लेकिन उनका पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम था। सो ऑप्टिक्स नहीं चाहिए हमें, रियल एक्शन चाहिए। और एक बात मैं ये कह दूं, जहां आप सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, इसको हम डीलिंक नहीं कर सकते डीवेपनाइजेशन से, कि अगर लोगों को अपनी जान का इतना ज्यादा खतरा है, वो इस वजह से है कि माशरे में इतने ज्यादा आर्म्स आ गए हैं कि उन्हें लोगों से खतरा होता है। इस चीज को इनके साथ जोड़िए तो फिर शायद मुलाकात। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाएं स्टूडियो, पाकिस्तान की मेहमान बनी, बहुत शुक्रिया आपका। और एक अहम बात कि अब सोशल मीडिया पर एक्टिविज्म काफी है, तो वहाँ भी लोग अपनी आवाज उठाते हैं, तो सोशल मीडिया एक्टिविज्म की वजह से भी फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल। और आफिया साहिबा ने भी जो चीजें कही, लोगों को जिनको एतराज है या तो प्रॉपर प्रोसीजर से जाएं, कंप्लेंट्स लेके जाएं, या फिर एटलीस्ट रजिस्टर जरूर करें अपनी कंप्लेंट, सोशल मीडिया के थ्रू ही कर दें, लेकिन जरूर करें। मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह बात भी हुई कि अगर हम दूसरे मुल्कों की एग्जांपल देते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी बहुत बेहतर है। आप ये साहब ने कहा कि वेपन्स वहाँ पर नहीं है, तो ये हमारी हालात भी कुछ मुल्क के ऐसे हैं कि फिर प्रोटोकॉल के नाम पर या सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह के मेजर्स लेने पड़ते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए। आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे लोग भी इस मुल्क में शहीद हुए हैं दहशतगर्दी की वजह से, तो इसलिए फिर यही कहा गया कि उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी, तो ये काम भी करने पड़ते हैं। खैर, आज मेरा ख्याल है हमने थोड़ी सी हीटेड बातें कर ली हैं, डिस्कशंस कर ली हैं। एक चीज जो हमने आपको गर्मी का बताया था, गर्मी कहीं नहीं जाने वाली, गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बता सकते हैं कि गर्मी के मौसम में कुछ फल होते हैं वो बड़े जरूरी होते हैं, वो आपको ठंडा भी करते हैं। तो ऐसा एक फल है फालसा, और फालसे का जूस किस तरह बनता है ये जल्दी से देख लें। ब्लेंडर में 2 कप फालसे डालें, 2 ही कप पानी शामिल करें, इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी डालें, बर्फ के टुकड़े डालकर ब्लेंड कर लें। और जिसका हम आपसे वादा करते रहे हैं, शाहिद खान रफदी साहब हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। अभी कुछ ही वक्त रह गया जियो हेडलाइंस में, तो हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो यहाँ क्या होने वाला है मैं थोड़ा सा आपको, और मैंने पता नहीं क्या करना है, लेकिन मैंने चिक्का मारना है। आई डोंट थिंक आई डिड इट एट ऑल, लेकिन एनीवे कुछ ही देर में हम आपको मिलेंगे शाहिद खान रफदी के साथ, कहीं मत जाइए।
कौमी असेंबली का इजलास आज फिर होगा। ऑपोजिशन करेगी वॉकआउट के बाद वॉक इन। हंगामा खेज इजलास में ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। पनामा लीक्स पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर मुशावरत के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इस्लामाबाद में अमूर खारजा के डायरेक्टर शफकत चीमा के घर पर छापा। हाथी दांत, जमीनों के कागजात और कीमती नवादिरात बरामद। शफकत चीमा को नैब ने गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया था। आज अदालत से रिमांड हासिल किया जाएगा। लाहौर के मेयो अस्पताल की पार्किंग में डॉक्टर की गाड़ी पर फायरिंग से यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रार डॉक्टर वाजिद अली जख्मी हो गए। डॉक्टर वाजिद अली का हंगामी ऑपरेशन, गोलियां निकाल ली गई, हालत तशवीशनाक। कराची के इलाके समन आबाद में रिक्शा ड्राइवर की मियां बीवी को लूटने की कोशिश। मज़ाहमत और शोर मचाने पर रिक्शा ड्राइवर बच्ची अगवा करके फरार। वालिदैन गम से निढाल। बच्ची की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। DI खान के इलाके रमक में नामालूम अफराद की फायरिंग। JUIFA के मकामी रहनुमा आलम अस्तराना जाम बहक, हमला आवर फरार। गुजरावाला के करीब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। दहशतगर्द सरकारी इमारतों को उड़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। आज भी मुल्क के अक्सर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। साए में रहें, पानी ज्यादा इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कराची में समंदरी हवा दर्जा हरारत कंट्रोल में रखेगी। पंजाब असेंबली के सामने बुनियादी मराकज़ सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का एहतजाज। मुलाजमत मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुस्तकिली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लाहौर में लेडी विलिंगटन अस्पताल में तनख्वाहें न मिलने पर यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। OPD में काम बंद। मरीज परेशान, कोई पुरसानी हाल नहीं। हड़ताली डॉक्टर्स का कहना है तनख्वाहें मिलने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अफगान अमन अमल के सिलसिले में 4 मुल्की राब्ता ग्रुप का 5वां इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। अफगान हुकूमत और तालिबान के बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के औकात में फॉल्ट और ट्रिपिंग के नाम पर बिजली की आंख मचोली। गर्मी के बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का साथ हैं। इनसे बहुत सी हम बातें करेंगे, लेकिन खबरों के सिलसिले में जारी रखने अभी जो बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो भी आपने देखी है कि पेशावर के इलाके मित्रा में 2 धमाके हुए हैं। एक के बाद एक धमाका हुआ है और उसमें एक शख्स जख्मी हुआ है और ये 2 धमाके एक के बाद एक हुए हैं। ये अफसोसनाक वाकयात भी हो रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतरी आई है। सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं हमारी टॉप स्टोरी, उसके बाद शाहिद खान अफरीदी हैं बस शो में। कौमी असेंबली का इजलास है, कुछ देर बाद खुर्शीद शाह और इमरान खान भी करेंगे खिताब। हुकूमत के लिए नए सवालात तो हैं ही, देखें पनामा कमीशन के TORs पर बात बढ़ती है या नहीं। अफगानिस्तान में अमन कैसे हो। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में सर जोड़ेंगे। तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने हैं या नहीं, बड़े फैसले मुतवक्के हैं। सब आपको यकीन आ रहा है, हम दोनों को तो इतना ज्यादा यकीन नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करें हम। शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ हैं। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त निकाला, मुझे पता है बहुत बिजी शेड्यूल आपका। सबसे पहले अपनी जो फाउंडेशन है आपकी, शाहिद खान अफरीदी फाउंडेशन, उसके बारे में बताएं, ये फाउंडेशन क्या करती है। थैंक यू सो मच उसामा, आप लोगों ने सुबह सुबह मुझे यहाँ तकलीफ दी। मेरी फाउंडेशन, हकीकत में फाउंडेशन जो उसामा बनाई है वो मैं एक तो
बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता रहा हूँ मैं अपनी फाउंडेशन से पहले। कुछ अब उनके तरीके थे जो मैं समझता हूँ कि मुझे पसंद नहीं आ रहे थे या सूट नहीं कर रहे थे, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि एक जो लोग आपको पैसा देते हैं वो 100% पैसा जो उन्हीं लोगों तक जाए। इवन कि आपके मैनेजमेंट पे या आपकी 5 स्टार होटल्स वगैरह पे 30-40% लोग चार्ज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना पैसा आता है वो सारा का सारा लोगों के पास ही जाता है। 1.5 साल हो गया अभी तक ये इसी तरह ही हो रहा है। तो एक नियत थी, इसलिए कि इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया मुझे और मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ होना चाहिए इन लोगों के लिए कि एटलीस्ट ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं कि जहाँ पे हकीकत में लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे पानी का मसला हो चाहे सेहत का मसला हो, ये बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ उन लोगों तक पहुँचानी है। मेरा किसी फाउंडेशन या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम पूछना चाहेंगे वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था जब आपने डिसाइड किया कि आपने अपनी फाउंडेशन बनानी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पैकेज हमने आपकी फाउंडेशन के बारे में बनाया है, वो देखिए। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलियात की फराहमी जैसे शोबों में काम कर रही है। इनमें कोहाट के नवाही गांव में साहबजादा फजलुर रहमान मेमोरियल अस्पताल, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे देहातों में जहां पीने का पानी कामयाब था, कुएं की खुदाई। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के तहत अवाम में सेहत, तालीम और खेल के फवाइद की आगाही के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स करवाए जाते हैं, जिनमें क्रिकेट मैचेस और साइकिलिंग वगैरह शामिल है। शाहिद आफरीदी फाउंडेशन का फलाही कामों का सिलसिला भी रुका नहीं, जारी है। लोगों के पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब से वहाँ पे हॉस्पिटल बना है तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारा गांव है। तो ये लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आए सपोर्ट करें शाहिद आफरीदी फाउंडेशन को और मेरे साथ मिलकर इस नेक काम में पाकिस्तान की खिदमत करें। नो डाउट कि ये बहुत नोबल कॉज है, बहुत नेक काम है। कोई ऐसा लम्हा तो होगा, ऑब्वियसली आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, इतनी फेम, इतनी शोहरत, इतना पैसा, इतना प्यार लोगों का, कि अब मुझे ये चीज़ें वापस देनी है। देखिए, जब अगर आप लोगों को याद हो, जब ज़लज़ला आया था, फिर सैलाब आया था बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद आई थिंक कि काफ़ी मैं समझ रहा था कि एक ऐसे मौके पे जब पूरा हमारा मुल्क एक झंडे के नीचे हम आके सारे खड़े हो जाते हैं, मुल्क की फिक्र करते हैं। और वजूहात काफ़ी अरसे से मैं जिस तरह आपको कहा कि मैं काम करता रहा हूँ फाउंडेशन का, लेकिन हकीकत में मैंने उन लोगों को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है उन लोगों को। और आप जब उन बच्चों को देखते हैं कि उसी जगह से पानी पी रहे हैं जहाँ से जानवर पानी पी रहे हैं, और फिर आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, तो आपको तब फीलिंग आती है कि यार वाकई हमें बहुत कुछ करना चाहिए। हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े बादशाहों वाली, शहजादों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जाके देखना मुझे अच्छा लगता है। किसी के गम में शामिल होना मैं बड़ा सुकून महसूस करता हूँ। किसी की हेल्प करने से मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं अंदर से क्या महसूस करता हूँ, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए कि उन लोगों की दुआओं की वजह से मैं चल रहा हूँ या ये मुल्क चल रहा है, तो ये स्टेज है कि उनके लिए कुछ करना। आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आपने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई हुई है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इतने आपके नाम हम गिनवा भी नहीं सकेंगे, शायद प्रोग्राम खत्म हो जाएगा अब आपने कौन सा रिकॉर्ड बनाया। ये जो लोगों की खिदमत करके जो खुशी मिलती है, उससे भी बढ़कर होती कुछ नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह हकीकत में कुछ नहीं है। ये ऐसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये अल्फाज नहीं है, इसके लिए अल्फाज चाहिए होते हैं। ये अल्फाज नहीं है कि आप ऊपर से क्या ऐसी चीज आ रही होती है आपके दिल में जिससे आप, वो कहते हैं ना हार्ट इज गार्डन, तो हार्ट इतना गार्डन हो रहा होता है कि आप अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। छक्के लगाकर सेंचुरी हकीकत में बहुत डिफरेंट फीलिंग है। किसी की हेल्प कर देना, किसी बेरोजगार को नौकरी दिला देना, या किसी बच्चों के घर में कोई राशन डलवा देना 1 महीने 2 महीने का, तो आई थिंक ये फीलिंग बहुत डिफरेंट है। अच्छा शाहिद, आपकी माशाल्लाह बच्चियां हैं और उनको हमने रिसेंटली ऑन टीवी देखना स्टार्ट किया, आपके लिए चेयर कर रही होती हैं, रोती हैं अगर आप ना जीत सके या कोई छक्का वगैरह ना लग सके। मतलब ये एहसास जो आपके अंदर है वो आपकी औलाद होने के बाद आप में आए या फिर उससे पहले भी आप बहुत ज्यादा गिविंग थे? ये जो चैरिटी का काम कर रहे थे, मैं काफी अरसे से बच्चों की पैदाइश से पहले, बल्कि शादी से पहले भी मैं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता रहा हूँ। तो एहसास होना मेरा मतलब है कि बच्चों की बात नहीं है, ये हमारे फैमिली में मेरे वालिद साहब इस चीज को, इस चैरिटी के काम को खामोशी से बहुत ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा खामोशी। तो उसी चीज को उनके इंतकाल के बाद मैंने कंटिन्यू रखना। अच्छा, बच्चियां जब वो स्टेडियम में आती हैं, मैंने देखा वो रो भी रही होती हैं, दुआ भी कर रही होती हैं, तो आपको और ज्यादा प्यार आता है बच्चियों पे, क्या होता है? अच्छा है, अभी से थोड़े से टफ आदि हो ताकि प्रेशर संभालना हर मुश्किल सिचुएशन में जरूरी है। मुश्किल होता है ये प्रेशर क्रिकेट में लेना, आप से इतनी उम्मीद होती है, जब आप जाते हैं बस ऐसे लग रहा होता है। एक प्लेयर ने कहा, उसने बहुत बड़े प्लेयर ने कहा कि इस तरह के लोग ना
गुहार लगाते हैं कि यार आउट हो जाओ, शाहिद अफरीदी आए ताकि एक्सपेक्टेशन का प्रेशर इंटरनेशनल, वरना डोमेस्टिक में भी क्लब में भी वही बैट बॉल है, लेकिन एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। लेकिन यू थिंक दैट यू परफॉर्म बेटर अंडर प्रेशर? जब आप ऑब्वियसली प्रेशर तो होता ही है, मिलियंस ऑफ पीपल आर प्लेइंग फॉर यू। जी बिल्कुल, आपकी अगर फॉर्म अच्छी लगी हुई हो तो फिर जितना भी प्रेशर आप उसको एंजॉय करते हो, लेकिन अगर फॉर्म नहीं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो और लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे और ज्यादा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा ही मुश्किल सवाल है। एक आपने 2 लगातार छक्के लगाए एशिया कप में इंडिया के खिलाफ, वो एक खास मोमेंट, पाकिस्तान फाइनल में फिर पहुंचा वो, और एक वर्ल्ड कप आपने वो विनिंग शॉट लगाई। दोनों में कौन सा आपको मोमेंट ज्यादा दिल के करीब है? हकीकत में वो दोनों ही बड़े मजेदार थे। एक तो जीतना था वर्ल्ड कप का, ऊपर से एक वर्ल्ड कप का जीतना, दूसरा एशिया। जब पहली बॉल आई उसमें तो वो दूसरा जो नहीं, तो वहाँ तो उसमें तो जहन में चलने वाला कोई सवाल ही नहीं था, उसमें तो सिर्फ छक्के मारने थे, इसलिए कि लास्ट प्लेयर खेल रहा था आपके साथ, तो और कोई चांस था नहीं, ऑप्शन थी ना मेरे पास। अगली ही बॉल पर दोबारा रमीज राजा साहब ने कहा कि ये सिर्फ दुनिया में एक ही आदमी है, शाहिद खान अफरीदी, जो अगली बॉल पर भी यही सोचेगा कि मैं, तो वहाँ कोई और चांस ले नहीं सकते थे। अश्विन कह रहा मैं सिंगल तो नहीं ले सकता था, वहाँ सिंगल लेता तो वो तो पता था कि दूसरा कराएगा, और इस तरह से उस वक्त दूसरे तीसरे की इतनी फिक्र नहीं थी मुझे। मैंने कहा बस सिर्फ मिडिल हो जाए बॉल, और वो बड़ा मुश्किल शॉट था, मुझे यकीन भी नहीं था कि दूसरा वाला जो शॉट जाएगा वो छक्का हो जाएगा, वो बिल्कुल मिडिल नहीं हुआ था, पता नहीं फरिश्ते ले गए उसको, कौन ले गए। वो कैमरा भी नहीं उसको कैप्चर कर सका, नजर ही नहीं आ रहा था कि सिर्फ वो अश्विन ही नजर आया कि सर पे उनके, बस वो फरिश्ते ड्यूटी दे रहे थे। अच्छा, हमें बहुत सी ट्वीट्स आ रही हैं, बहुत सी चीजें जो मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछ सकती, लेकिन बहुत सी हैं जो मैं पूछ सकती हूँ। जैसे कि किसी का ये कहना है कि आपको जब क्रिटिसाइज किया जाता है, इतना क्रिटिसिज्म भी दिया जाता है, मतलब विद ऑल पॉजिटिव्स कम नेगेटिव्स एज वेल, तो आप डील किस तरह करते हैं उसको? मतलब आपके दिल में क्या गुजर होता है कि एक सेकंड मुझे इतना प्यार करते हो, दूसरी सेकंड? हकीकत में अफसोस इस चीज का होता है कि आपके मुल्क में कुछ और एंटरटेनमेंट है नहीं क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हम प्रमोट कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपकी इमरान खान के दौर की या वसीम अकरम की दौर की टीम है, ये वो टीम नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट टीम है। उस वक्त 16 स्टार्स होते थे, अब मुश्किल से 1-2 स्टार हैं आपकी टीम के अंदर। ऐसे मौके पे मीडिया का बड़ा अहम रोल है कि ऐसे लोगों को बिठाए जो पॉजिटिव टीम के और पॉजिटिव लड़कों के हवाले से बातें करें। हमारे जो अफसोस इस बात के, जो क्रिकेट खेले हुए लोग हैं, बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, वो इतनी कोई फजूल बातें करते हैं टीवी चैनल पे बैठ के। अच्छा, उन्हें जब जॉबें मिली हुई थी क्रिकेट बोर्ड में, तो उन्होंने एक काम भी नहीं किया, सिर्फ 8-9 लाख रुपए सैलरीज ली हैं उन्होंने, और हकीकत में 1 रुपए का काम भी नहीं किया। बड़े बड़े नाम रह चुके हैं, जब क्रिकेट बोर्ड में नौकरी मिलती है तो खामोश रहते हैं, जब हटा दिए जाते हैं टीवी चैनल में आगे शायद से हम बातें जारी रखेंगे, और तो दिल कर रहा है कि शायद से बातें होती है, लेकिन हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम खबरों पर भी आते हैं, लोग लाख बातें करते हैं, कभी करप्शन का आप पर आज तक इल्जाम नहीं लगा, लेकिन मुल्क में बड़ी बातें हो रही है करप्शन की। पनामा लीक्स के मामले पर एमक्यूएम ने ऑपोजिशन जमातों से रास्ते जुदा कर लिए हैं। एमक्यूएम ने नई हुकूमत अमली पर मुशावरत के लिए सेनेटर मोहम्मद अली सैफ और मियां अतीक को कराची बुलाया है। एतजाज हसन को अब भी उम्मीद है कि मुत्तहिदा फैसला बदल सकती है। अपने फैसले होते हैं, वो मतलब है कि उनसे तवक्को है कि वो फैसले अपने बदल भी लेते हैं, तो वो बदल लेंगे, लेकिन बहरहाल उनका अपना फैसला है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि एतजाज अहसन को क्या उम्मीद है कि वो यहाँ आ जाते हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मुल्क की मुत्तहिदा अपोजिशन से अलहदगी अपोजिशन को बड़ा धचका तो लगा दिया है। तो बात हो रही है शाहिद खान अफरीदी से, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं। शाहिद खान, आप ये बताएं कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी या कामयाबी कौन सी थी आप? ऑब्वियसली पाकिस्तान से खेलना, पहला मैच खेलना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। और एक कम एज में एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान से खेलूंगा, लेकिन इतने जल्दी ये नहीं देखा था। एक वो थी वर्ल्ड कप जीतना अंडर 2009, वो एक बहुत बड़ा थिंक अचीवमेंट थी। अच्छा, आपने अभी इससे पहले हम आपको ये दिखा रहे थे, आपने जिक्र किया था कि अब हमारी वो टीमें नहीं रही जब इमरान खान, वकाशुन जैसे सितारे रहते थे। अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं क्या वो वजह है कि हमारी वो टीमें अब नहीं है? मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ ऑलराउंडर स्टार्स होते थे, अब 2-4 होते हैं, क्या वजह है? आपके पहले एक दौर होता था उसामा के, अब पाकिस्तान टीम से खेलना बहुत इजी होता था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना मुश्किल होती थी। अगर अब आप देखें तो हर दूसरा मोहल्ला, तीसरा मोहल्ला छोड़ के आपको एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नजर आता होगा, इसलिए कि हमने यूं कैपे देना शुरू कर दिया हर एक को, मतलब इजी कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दी हमने, क्वालिटी कम हो गई क्वांटिटी बढ़ाने से। तो हमने अपनी जो
स्कूल क्रिकेट है वो ख़त्म हो गई है हमारी। स्कूल क्रिकेट होती थी, स्कूल क्रिकेट से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती थी, स्कूल कॉलेज क्रिकेट होती थी, आपस में कंपटीशन, उसके बाद पाकिस्तान के लिए हम सारे स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं। तो आपकी स्कूल की क्रिकेट खत्म हो रही है, वहां पे हमारा फोकस जा नहीं रहा। आप वो जगह देखें जहां से आपके क्रिकेटर्स आया करते थे, आपकी क्रिकेट उस दौर में क्यों बेहतर थी, उन वजूहात को सामने रख के आप डिसीजंस लें और सिस्टम को चेंज ना करें। कोई भी आप डोमेस्टिक का सिस्टम बनाते हैं, एटलीस्ट उन्हें 2-3 साल चलने दें, सही, हर साल चेंज ना करें। शायद ये बताएं कि हम दुनिया में देखते हैं बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, हमारे पास भी बड़े स्टार्स हैं, लेकिन देयर इज ओनली वन सुपरस्टार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आपको ही कहा जाता है। आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि इश्तिहारों में देखें, दीगर जगहों पर देखें कि शाहिद खान अफरीदी से बड़ा? यार उसामा, हकीकत में सच अगर बोलूँ आपसे तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, वो जिसके दिल में चाहे किसी की इज्जत डाल देता है। इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ ना, इतना बड़ा कोई आई थिंक कुछ किया है मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज़्यादा, लेकिन बस इसका जवाब मेरे पास यही है कि जो इज्जत अल्लाह ताला ने दी वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कम लोगों को। लेकिन हैविंग सेड दैट, चूंकि अब हम इस दुनिया में रहते हैं कि क्या पाकिस्तान को ब्रांड्स और स्टार्स बनाने आते हैं, और हम अगर कंपैरिजन कर लें इंडिया के साथ, वो बड़ी जल्दी से अपने नए नए प्लेयर्स को, मतलब दे मेक ब्रांड्स आउट ऑफ देयर प्लेयर्स। सोचें चेंज करनी पड़ेंगी, सोचें चेंज करनी पड़ेंगी। आप 80s 90s की क्रिकेट से बाहर आ जाओ, क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। अब अगर आप किसी भी टीम में देख लें तो इतने बड़े बड़े स्टार्स नहीं हैं, 2-3 होते हैं, 4 होते हैं, बाकी बनाते हैं अपने आप को। तो हमारे बेचारे कुछ आद ऐसे हैं जो नहीं होते और बन जाते हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। तो हमें हकीकत में अपने स्टार्स जो हैं उनकी पहले कदर करें, ताकि हर माँ अपने बेटे को क्रिकेट की तरफ लेके जाए। अच्छा, आगे के प्लान्स भी हमने शाहिद खान अफरीदी से पूछने हैं कि आगे अब वो क्या देख रहे हैं, क्रिकेट में आगे कोचिंग करेंगे, कमेंट्री करेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं वो, और इसी तरह सियासत में अब मुत्तहिदा अपोजिशन पनामा लीग्स पर आगे क्या करेगी, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मुत्तहिदा अपोजिशन से अलहदगी के बाद बहुत सी कयास आराइयाँ जारी हैं। असल मामला क्या है, इस पर बात करेंगे MQM के सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी से। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अचानक क्या हुआ कि आपकी जमात मुत्तहिदा अपोजिशन से अलग हो गई? कंबाइंड अपोजिशन से इस इशू पर अपने मौके को अलग रखने की वजह यह है कि क्योंकि जो ये मामला आगे बढ़े, अक्सर अपोजिशन के जमातों के बड़े अहम रहनुमाओं के नाम भी इसमें आने लगे। तो हमें खदशा और अंदेशा ये था कहीं ऐसा ना हो जब सभी जुर्म में किसी न किसी अंदाज में शरीक है। मैं जुर्म को साबित करता हुआ नहीं कह रहा हूँ, इल्ज़ाम सब पर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी कोशिश किसी मुकमुका किसी सियासत का शिकार हो जाए। देखिए उसामा, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा मौका मिला है। इस वक्त करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान की तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदारी करप्शन पे है, और ये मौके को गनीमत जानते हुए हमेशा के लिए करप्शन को इरेडिकेट करने की कोशिश की जानी चाहिए। आपका मौक़िफ़ आ गया साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएं कि आपका मौक़िफ़ बदला क्यों है? पहले तो आप कहते थे कि वज़ीर आज़म पहले अलहदा हो जाएं ओहदे से, यानी इस्तीफ़ा दे दें, अलहदा हो जाएं, अब क्यों आपके मौक़िफ़ में तब्दीली आई है? अपोजिशन का मौक़िफ़ ये था कि बल्कि वज़ीर आज़म साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमने उस पर तरमीम कराई थी, हमने कहा था कि वो तमाम लोग जिनका नाम पनामा लीक्स में आया है सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म सबसे बड़े ओहदे पर हैं तो इखलाकी तौर पे सबसे पहले एहतसाब वज़ीर आज़म का होना चाहिए। दूसरी बात यह कि हमारे मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई। उस वक्त ये कहा गया कि वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि शायद पाकिस्तान अगर ये मुतालबा किया जाए तो लगेगा किसी सियासी एजेंडे पे काम हो रहा है, और पाकिस्तान और आइन और कानून में ऐसी कोई बंदिश भी नहीं है। तो हमने कहा था इखलाकी तौर पे जिस तरह के जमहूरी ममालिक में रिवायत रही है, अगर इखलाकी तौर पे वज़ीर आज़म अपने आप को पेश करते हैं और इस्तीफ़ा देते हैं तो एक MQM का ये मौक़िफ़ जो है हुकूमत के साथ किसी खुफिया राबते का नतीजा तो नहीं, क्योंकि आज इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इजाज़त है, शाह कुरैशी साहब ने कहा कि MQM कोई खुफिया राबते करे तो इसको इजाज़त है। जनाब, ऐसा खुफिया राबता अभी मेरे इल्म में तो नहीं है, और आप बताइए कि ये खुफिया राबते की बुनियाद पर हमारा कौन सा मुतालबा तब्दील हो गया है? हमने क्या करप्शन के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म के एहतसाब के मुतालबे को छोड़ दिया गया है? हमने क्या, हमारा मुतालबा पहले दिन से ये था कि वज़ीर आज़म समेत जिन जिन का नाम आ रहा है सबका एहतसाब होना चाहिए, और वज़ीर आज़म क्योंकि सबसे बड़े ओहदे पर हैं
तो उसका आगाज उनसे होना चाहिए। ये एक अच्छी रिवायत पड़ेगी कि वजीर आजम खुद को सबसे पहले एहतिसाब के लिए हमने कौन सा मुतालबा अपना। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपका। शाहिद खान अफरीदी साहब, आपको कैसा लग रहा है कि आपको यहाँ बिठाया हुआ है, साथ साथ हम खबरें भी कर रहे हैं, ये नया फॉर्मेट है पाकिस्तान के लिए, आपको कैसा लगा? मैंने थोड़ी सी क्लिप मंगवाई थी इस प्रोग्राम में यहाँ आने से पहले। तो जितने आजकल मॉर्निंग शोज वगैरह हो रहे हैं उनकी तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ जा किस तरह रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, हमारी फैमिलीज किस तरफ जा रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन आप लोगों का जब मैंने ये फॉर्मेट देखा, क्लिप मंगवाई, तो मुझे बहुत पसंद आया कि एटलीस्ट न्यूज़ भी है, लोग बाद अपने स्टार्स को भी देख लेते हैं। तो मुझे हकीकत में इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ आप लोगों के साथ। आपका कोई सियासत में आने का इरादा तो नहीं है? सॉरी, सियासत में आने का मेरे ख्याल सियासत नाम किस चीज़ का है, लोगों की आवाम की खिदमत, वो मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी एक्टिव पॉलिटिक्स, उसामा का मतलब था एक्टिव पॉलिटिक्स, जॉइनिंग अ पार्टी, मेकिंग इट योर ओन पार्टी, उस किस्म की पॉलिटिक्स। नहीं, शुक्र है मेरे बड़े ऐसे हैं कि वो इससे दूर रखना चाहते हैं मुझे, कि सियासत से दूर रहें। अच्छा, हमें बड़े सवाल आ रहे हैं और एक सवाल जो आया है मैंने खोल के रखा हुआ है और हम ऐसी खबरें भी पढ़ रहे हैं कि लाला से पूछिए कि क्या उनकी कोई ऑफशोर कंपनी है। तो लाला जी, आप हमें ये भी बता दें कि आपकी कोई ऑफशोर कंपनी है कि नहीं। मैं भी इमरान खान बन जाता हूँ कि मुझे पता नहीं था, लेकिन ये कि बाद में चीजें पता चली, तो मैं कोशिश करूंगा कि पता कराऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दैट इज वेरी गुड। एक जिस पे हम बात आपसे करना चाह रहे थे कि कुछ स्टेटमेंट्स आप जब इंडिया जाते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी निकलती हैं, परहैप्स आपने कही होती हैं, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाती हैं या नहीं होती। आप इधर बैठे हैं तो आपसे पूछ लें कि आपने इंडिया जाके एक इंटरव्यू में कहा था कि आपको सबसे ज्यादा प्यार इंडिया से मिला है, जिसपे पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा चढ़ गया था कि हम इतना प्यार करते हैं और हमारा जिक्र नहीं हुआ। चलिए, अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया मुझसे। जब जिन हालात में, आप लोगों को पता है उसामा, जिन हालात में हम गए थे इंडिया, और जो हालात थे वहाँ पे कि कितनी मुश्किल से हम इंडिया गए, हमें तो पता भी नहीं था कि हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं कि नहीं। आखिरी वक्त तक नहीं पता था। जब इंडिया गए, और अब ज़ाहिर बात है मुझे सारी सिचुएशन पता है, कप्तान भी हूँ टीम का। वो जो बेसिकली बयान मैंने दिया था, वो तो पहली बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और पढ़े लिखे लोग उस बयान को समझ गए थे। कुछ आज टीवी पे काफी हमारे पुराने क्रिकेटर्स भी बैठे थे, कुछ हमारे होस्ट भी बैठे थे जिन्होंने बड़ा गंदा लहजा इस्तेमाल किया। आई थिंक वो पढ़े लिखे लोगों के लिए था। हमें और मुझे और मेरे लड़कों को जो ज़बरदस्त सपोर्ट इंडिया में मिली, इससे पहले कभी नहीं मिली इंडिया में। और उसके बाद फिर हम चंडीगढ़ गए, वहाँ पे जो सपोर्ट मिली, जो कलकत्ता की जो मिनिस्टर्स थी वो आई मेरे पास और उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ये है एम्बेसडर, आप सही पाकिस्तानी एम्बेसडर, और आपने सारे इंडिया का दिल जीत लिया। तो ये मेरे लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी बात थी। तो हकीकत में वो पढ़े लिखे लोगों की। लेकिन शायद इतने बड़े लिखे लोग नहीं है ना पाकिस्तान में। मसला ये है कि है, और वो उनको लाके आप लोग टीवी पे भी बिठा देते हैं, उनको आप लोग टीवी पे भी लाके बिठा देते हैं। असल मसला ये है आप लोग। आज तो हमने आपको भी बुलाया हुआ है। सौरभ गांगुली कैप्टन भी रहे इंडिया के, बहुत बड़े प्लेयर। उन्होंने कहा कि मैं आया, मुझसे पहले शाहिद अफरीदी खेल रहा था, मैं आगे 100 से ज्यादा टेस्ट खेल लिए, मैं रिटायर भी हो गया। शाहिद अफरीदी आज तक खेल रहा है, वो आज भी यंग है। क्या ये क्या है? वो सौरभ जो है वो सब्जियां खाता है, मैं गोश्त खाता हूँ। इसलिए अभी तो खेल रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। तो कब तक इरादा है? मैं इंशाल्लाह बस ज्यादा अरसा नहीं, अपनी लीग क्रिकेट काउंटी वगैरह खेलूंगा। शायद अफरीदी कहीं रिटायर ना, लेकिन नहीं 1.5-2 साल मैं अपनी काउंटी क्रिकेट, लीग क्रिकेट खेलूंगा, और पाकिस्तान टीम के लिए इंशाल्लाह वो डिसीजन मैं जल्दी लूंगा। और आगे फिर क्या करेंगे? कमेंट्री में आएंगे, कोचिंग में आएंगे? ना कमेंट्री का टेम्परामेंट है मेरा, ना कोचिंग का है। मेरा जो है, मैं अच्छी अकेडमीज बनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए इंशाल्लाह। कराची में गवर्नर साहब से बात हुई थी, वो जैसी ज़मीन देंगे मैं शुरू हो जाऊँगा। इसके अलावा अपने इस फाउंडेशन के काम को आगे लेके चलूंगा। बहुत आगे के प्लान नहीं बनाए, कोशिश करता हूं कि हर दिन को नए तरीके से जियूं, और जो अल्लाह के प्लान है उसके हिसाब से चलूं। जबरदस्त। शायद आप हमारे साथ हैं, थोड़ा इंतजार हम हायल हो रहे हैं आपके और शाहिद अफरीदी के दरमियान, तो हमें ब्रेक लेनी है एक, और ब्रेक के बाद शाहिद अफरीदी से और बहुत सी बातें होंगी कि और इनके क्या इरादे हैं, पीसीबी में कोई ओहदा आगे मिले तो वो लेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। जियो पाकिस्तान में एक दफा दोबारा हम आप सबको वेलकम करते हैं। बहुत यही चाह रहे थे आप लोग, बिल्कुल यही चाह रहे थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमने रिक्वेस्ट की शाहिद अफरीदी आज हमारे साथ जियो पाकिस्तान में, और हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप हमें अंदर लेके आए। आज का शो बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए भी, यकीन करें, बहुत ऑनर की बात है और बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए कि ये शाहिद खान अफरीदी साहब हमारे साथ हैं। और अफरीदी जो कबीला है वो अफगानिस्तान में भी है, तो अफगानिस्तान की एक खबर हमारी टॉप स्टोरीज में शामिल है, वो शामिल करते हैं। उसके बाद
बाद आफरीदी पर जाएंगे। आप लोग बुरा ना मनाएं, खबरें भी जानना बहुत जरूरी है। अफगान मुफाहमती अमल जो है इससे मुतालिक 4 मुल्की राब्ता ग्रुप का 5वां इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। राब्ता ग्रुप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन शामिल हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान पहले बराह रास्त मुज़ाकरात इस साल मार्च में इस्लामाबाद में होना थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अफगान क़यादत मुज़ाकरात में शामिल न होने वाले तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान से फौजी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अकेला पाकिस्तान क्यों, सब मिलकर कार्रवाई करें। तो हालात ठीक करने हैं तो मिलकर रहना इन मुल्कों के लिए बहुत जरूरी है, मिलकर सोचना बहुत जरूरी है। शायद अफरीदी साहब, टीम के लिए मिलकर रहना कितना जरूरी है? बड़ी बातें हैं कि टीम में बड़ी ग्रुप बंदी है, हर प्लेयर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके बावजूद ये बातें क्यों होती हैं? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज आती रही हैं, बल्कि हमारा तो अभी टूर शुरू भी नहीं होता, मैचेस भी शुरू नहीं होते कि यहाँ से ब्रेकिंग न्यूज़ें चलना शुरू हो जाती हैं हमारी मीडिया से। मेरे ख्याल में हमारा जब मैं कप्तान बना तो उस वक्त, उससे पहले हालात हमारे ड्रेसिंग रूम के काफ़ी ख़राब थे, लेकिन जब मैं कप्तान बना तो मेरा सबसे पहले फोकस था कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कोई सियासत नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को कंटिन्यू किया, फिर मिसबा उलग ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, फिर दोबारा मैं कप्तान बना तो हमारे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ग्रुपिंग कुछ नहीं। जब आप हार रहे होते हो तो लेकिन फिटनेस उनकी देखें, पर इस बारे में बताएं कि आप क्यों नहीं गए एबटाबाद में जो फिटनेस का कैंप लगा हुआ है? ट्वीट भी आई है जिसमें उसामा, आपको पता था कि यही हमसे सवाल किया गया कि आपने बता दिया था मुझे। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। तो आप उस कैंप में नहीं गए और आप अपने आप को किस तरह फिट करते हैं, रखते हैं और क्या फिटनेस? खैर मेरी इस हवाले से चीफ सेलेक्टर से भी बात हुई थी, इंजी भाई से भी इस हवाले से बात हुई थी कि ये जो नए लड़के हैं जिनकी वाकई ज़रूरत है फिटनेस की, उनको जाना चाहिए। मैं तो एक ही फॉर्मेट खेलता हूँ, वो भी साल में कोई 5-6 मैचेस होते हैं, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं है। मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। मैं अभी उम्रे पे भी गया था 10 दिन के लिए, तो वहाँ पे भी मैं अपनी फिटनेस, और इस्लामाबाद जाऊँ, लाहौर जाऊँ, 2-3 दिन के लिए मैं अपनी फिटनेस नहीं छोड़ता। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या करते हैं फिट रहने के लिए? क्या कुछ कार्डियो आप करते हो, और उसके बाद फिर आप कार्डियो के साथ साथ आप स्पीड वर्क भी करते हो, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस करते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, शायरी का कोई शौक है? किसी ने मुझे उड़ती उड़ती खबर सुनाई, शेर व शायरी का बस वैसे ही कोई बस और ट्रक के पीछे वाले, रक्शे के पीछे वाले शेर व शायरी। यानी आपकी भी शायरी का लेवल मतलब है आप वाला है, मेरे टाइप का। अच्छा, आप बता रही थी कि एक बच्चे जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे कुछ क्रिकेटर्स जो बनना चाहते हैं, आप उनको अगर एडवाइस दे सके, देना चाहें, 3 टॉप चीजें जो उन्हें करनी चाहिए। देखिए, एक तो पहले आप लोग, मेरे ख्याल में कोई बात आप बता रही थी मैसेज के, कोई दुबई में बच्चे क्रिकेट के हवाले से। नेफ्यू शेर। अच्छा, पहली बात तो ये कि एक तो आपको माहौल में आना पड़ेगा, क्रिकेट की माहौल में। दुबई में या तो आप पढ़ाई की तरफ चले जाओ, और क्रिकेट के ऐसे कुछ बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है ना, उनकी कोई टीम का लेवल, काफी टाइम लगेगा उस चीज को। पाकिस्तानी की बात करें, पाकिस्तान में 3 काम। पहले तो आपको इस गेम से इश्क करना पड़ेगा। इश्क के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, हर चीज आती नहीं, हर चीज आ जाती है इस गेम से। आपको इस खेल से, कोई भी जॉब हो, चाहे क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी खेल हो, उससे आपको इश्क करना पड़ेगा। दिन रात सिर्फ उसी के बारे में फोकस करना पड़ेगा, उसी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। ये बात राहत फतेह अली खान ने भी इसी तरह की कही थी, जो मशहूर सिंगर हैं। उन्होंने कहा कि भाई मौसीकी में आगे आना है, आपने अच्छा गायक बनना, अच्छा कव्वाल बनना है, तो आपको इससे, इस फन से लगाव होना चाहिए। इसके बगैर नहीं, जो भी आपने आगे जाना किसी काम में, भरपूर की हद तक मतलब बिल्कुल ऐसी है। तो ये तीनों चीजें तो इसी चीज में कवर हो। बिल्कुल, तीनों नहीं 10 चीजें हो गई। काफी चीजें हो गई। कोई आपको पश्तो का कोई गाना पसंद हो? लोग बड़ा कह रहे हैं कि नहीं पश्तो में कोई बात हो जाए। कोई एक ट्वीट किसी ने किया है कि अगर कोई गाना पश्तो का आप गुनगुना सकें। गुनगुनाना नहीं, कोई चलो गाना आपको पसंद हो पश्तो का, कोई पसंद है इस वक्त ना पूछें, बड़े सुबह भी नाश्ता भी नहीं कराया आप लोगों ने, ऐसी चीजें। माफ कर दे, इसके बिल्कुल फौरन बाद यहाँ बैठे रहेंगे, नाश्ता भी कराएंगे, और बल्कि आपके साथ खुद भी करेंगे। Which reminds us, हमें भी किसी ने नाश्ता नहीं कराया। हमने इंतजाम किया हुआ है, लेकिन वो अब इसके बाद हमने कहा पहले बातें हो जाएं और उसके बाद, वरना हम वहाँ नहीं ना होने थे। बिल्कुल, हम कैसे, अगर हम पहले नाश्ता करवा देते तो फिर शायद सामने चले जाना था। अब हमें मौका मिलेगा और बहुत सी बातें करने का शायद। अच्छा, ये तो हमारे साथ है, और सिंगिंग का हमने इनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट की कि गा दे, लेकिन ये शेर सुना सकते हैं। हाँ, फिर शेर पे हम आ जाते हैं, तो आप हमें जरूर शेर सुना दें। अगर तुम इतना बता दो कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर तुम इतना बता दो कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर तुम इतना बता दो तो फिर किस बात का गम है। वाह, ओहो, बड़ी गहरी शायरी, ये तो हत्ता कि मुझे भी समझ आ गई। वेरी नाइस। अच्छा, आप ये बताएं कि बेटियों के साथ बहुत ज्यादा लाड प्यार होता है या थोड़ी सख्ती भी आप करते हैं? नहीं, लाड प्यार बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सख्ती उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा। प्यार की नजर, लेकिन वो क्या कहते हैं, प्यार
प्यार बहुत ज्यादा, लेकिन शेर की नजर। हाँ बिल्कुल जरूरी है। आजकल जिस तरह का माहौल है, आई थिंक अपने बच्चों पे नजर रखनी चाहिए, उनके दोस्त यार कहाँ उठना बैठना ये बहुत जरूरी है। अच्छा शायद ये भी बताइएगा कि अगर आपकी बच्चियां जो हैं वो एक्टिव स्पोर्ट्स में आना चाहें, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, आपको पता है इतने एवेन्यूज हैं। आई थिंक मेरी जो दोनों बेटियां अक्सर और अंशा, इनको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ क्रिकेट खेलें, उनकी एज है भी छोटे हैं, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। इंडोर जो गेम है या स्विमिंग का शौक है, इंडोर जो गेम है खेल सकते हैं बिल्कुल। एक हमें ट्वीट आई है कि विच बॉलर डू यू लाइक टू फेस योरसेल्फ? उस वक्त एक मैग्रा का बड़ा नाम था, ब्रेडली का बड़ा नाम था, और उनके खिलाफ कभी मैंने ऐसे कुछ एग्रेसिव इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन वो जब 2005 की सीरीज थी हमारी, तो उनके खिलाफ ऐसे छक्के लगे कि एक ख्वाहिश पूरी हो गई कि यार ये बड़े बॉलर थे, इनको भी शॉटें लगी तो गुड वो है। और किससे मतलब मोस्ट डॉन्टिंग आपको लगा कि ये सामने आ रहे हैं तो एक दिल में थोड़ा सा हुआ कि अब इसके लिए आई हैव टू बी वेरी फोकस्ड? कोई बंदा, कोई बॉलर जिसको बड़े बॉलर, मुरलीधरन बहुत बड़ा नाम था, मैग्रा, बिशप, ये बड़े बॉलर्स थे, इनके खिलाफ आप ऐसी आंखें बंद करके तो नहीं चला सकते। को तो आप बहुत अच्छा खेलते थे, बस खेलते अच्छा थे, फोकस ज्यादा करता था ना। बॉलिंग में आपने ना बिल्कुल उसके बाद आपने मैग्रा का रिकॉर्ड बराबर कर दिया था वर्ल्ड कप में भी, वनडे में। तो ये किस तरह, बैटिंग तो आपकी थी ज्यादा मशहूर हुई, लेकिन बॉलिंग में भी आपने कमाल किया, इतनी ज्यादा विकेट। समझ, जब क्रिकेट शुरू की तो एज अ बॉलर ही मैंने शुरू की थी, बैटिंग तो फिर बाद में जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना तो उस वक्त मुझे चांस मिला था बैटिंग का, लेकिन एज अ बॉलर क्रिकेट शुरू की थी। और बॉलिंग में जब बैटिंग में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई थी वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद, फिर थोड़ा सी फोकस मेरा बॉलिंग से कम हो गया था, लेकिन जिसके बाद दोबारा मैंने फोकस किया है। अच्छा कुछ हमने ऑब्वियसली आपको कुछ और साथ न्यूज़ भी बतानी होती है, और शायद आप इन लोगों को जानते भी हो, शायद एक सिंगर हैं जो कि एक सिंगर भी है, एक कंपोजर भी है, एक म्यूजिक डायरेक्टर भी है, पेंटर भी है, मॉडल भी है, एक्टर भी है, मतलब बहुत सी चीजें नहीं हो गई, ये सब कुछ है, लेकिन ये एक ही बंदे की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं अलीज़ा। तो पता लगा नुसरत अली खान साहब की पगली तब बड़ी मशहूर थी, तो कोई इस तरह आपको भी म्यूजिक का कुछ? काफी टॉप सिंगर्स हमारे मुल्क रह चुके हैं हमारे मुल्क में, तहसीन जावेद, सज्जाद अली, नुसरत साहब नो डाउट, और राहत आजकल जिस तरह है, ये सारे अच्छे हैं, जफर वगैरह, आतिफ नो डाउट, कुछ उनके ऐसे सॉन्ग्स आ जाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा एक बात हम ऑब्वियसली कमिंग बैक टू योर फाउंडेशन, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, और हम दिखा भी रहे थे कुछ क्लिप्स वगैरह को, हार्ट में जो आपने हॉस्पिटल बनाया है। आज ही हम कुछ खबरें पढ़ रहे थे कि कराची में भी कुछ ऐसे सेंटर्स, ट्रॉमा सेंटर्स, हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं जो कि बंद तो जाते हैं लेकिन चलते नहीं है। आप अपने हवाले से बताएं कि जो आपका हॉस्पिटल है उसमें क्या इक्विपमेंट है, मतलब कैसा काम आप देख रहे हैं कि वहाँ होगा? बेसिकली काम जो वहाँ पे हो रहा है, लास्ट एक साल में तकरीबन कोई 28,770 पेशेंट होके गए, जिसमें से 8,500 बच्चे थे, 11 माशाल्लाह से डिलीवरीज हुई हैं वहाँ पे बच्चे। सबसे पहले जो डिलीवरी हुई है वहाँ पे वो मेरी कज़न थी, और वहाँ पे ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, लेबॉर्ट्री जो होनी। अभी इंशाल्लाह डेंटिस्ट का प्लान है कि वो एक यूनिट लगाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह, डेंटल यूनिट। तो इस तरह की चीज़ें शुरू की हुई हैं, और मैं समझता हूँ कि एक गांव में जहाँ पे इस तरह की ज़रूरतों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि वहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे रोड नहीं थी। तो मुशर्रफ साहब से मैंने रिक्वेस्ट करके वो 3-3.5 किलोमीटर की रोड गाँव में, पहले इतनी ख़राब रोड थी कि एक औरत के लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल होता था, और ख़ासतौर पर बाढ़ों के ऊपर से एक प्रेगनेंट औरत का एक माँ ही जानती है कि किस तरह ट्रैवल करके हॉस्पिटल की तरफ आना। तो आई थिंक इस तरह की फैसिलिटीज हैं। चलिए अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करें। ये बताएं, आप बॉलिंग भी बैटिंग भी, तो खाने में भी हमें एक जो पैगाम आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि कढ़ाई वगैरह शायद आप बना लेते हैं, कुछ खाने वगैरह भी कोशिश कर लेते हैं। किसी ने कहा था कि भिंडी के अंदर पानी नहीं डाला जाता, मैंने एक टूर पे था, मैंने डाला, इतनी जबरदस्त बनी। अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लेते, रेसिपीज भी मतलब यानी आप निकालते हैं। अच्छा मुझे बताइए, क्रिकेटिंग तो ऑब्वियसली आपका एक करियर रहा है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ वर्क, इतनी फिटनेस आपको करनी पड़ती है, प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, लेकिन अब जो आप जिस डगर पे चले हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन, उसके लिए तो आपको फंड रेजिंग और इस किस्म का, मतलब इट्स एन ऑल टाइम वर्क, मतलब ये तो आपको चलाने के लिए, ये तो मैं आपको सच बताऊं, मैं इस फाउंडेशन को 1.5-2 साल हो गए, और आप यकीन करें कि मैंने इसके लिए
ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिनर्स किए होंगे, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हम फिलहाल ये दोस्ती चला रहे हैं, हम सारे वो अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, मैं अपना हिस्सा, हमने हॉस्पिटल बनाया, उज़ैर सबूर हैं, इसके अलावा जावेद है, इसके अलावा मेरे और सारे दोस्त हैं, अब्बास जमाती दुबई के मेरे एक दोस्त हैं, हम सारे मिलके सुफियान बहरीन के दोस्त हैं, हम सारे मिलके अली शेख हैं, मियां अली एहसन है, हम सारे मिलके दोस्त यार वगैरह मिलके चला रहे हैं। अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है। हमने ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाने से पहले आप पश्तो में एक नई सुबह का आगाज जियो पाकिस्तान के साथ, एक नई सुबह का आगाज जियो पाकिस्तान के साथ पश्तो में आपने कहना है, हम आपको मुश्किल में, अच्छा आप बताते रहो, मैं ताकि बोलता रहा हूँ। एक नई सुबह का आगाज, यो नवी सुबह शुरू आगे जियो पाकिस्तान के साथ, जियो पाकिस्तान सरा ठीक नाइस, वेरी नाइस, ओके, एक दफा फिर कह देंगे प्लीज। नहीं हो गया ऑलराइट, फॉर ऑल योर क्वेश्चंस आप हमें ट्वीट करें और हैशटैग जो चल रहा है वो है आस्क आफरीदी, उस पर आप हमें ट्वीट करें, अपने सवाल पूछें, और ये बैठे हैं और ये बड़े विलिंगली कह रहे हैं मुझसे कुछ भी पूछ लो, आई विल आंसर इट। सो सी यू आफ्टर अ ब्रेक। वर्ल्ड कप के बाद शाहिद खान अफरीदी का पहला इंटरव्यू आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान पर, एक्सक्लूसिव, कहीं और आपको नहीं मिलेगा, और आप ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं पूरा इंटरव्यू। तो शाहिद खान अफरीदी से अब हम जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, इतने ज्यादा सवाल हैं। पहले तो हम कंट्रोवर्सीज पे आते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि शाहिद अफरीदी ना अपनी बात चलाते थे, वर्ल्ड कप डिबैकल हुआ, बहुत बुरी हमारी परफॉर्मेंस थी, उसमें जो रिपोर्ट जमा कराई उसमें कहा गया कि शाहिद अफरीदी बस अपनी बात मनवाना चाहते थे, क्या ये सच है? यार समा कुछ चीज़ें ऐसी थी ना कि समझ नहीं आया कि आखिर ये रिपोर्ट अगर बनी तो कैसे बनी, और अब कहने का मतलब ये है कि मुझे अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया कि मैं अपनी पोजीशन संभालने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेता, मैं ले सकता हूँ, मैं जो है वो है, हारें अगर मैं जीत कबूल कर सकता तो मैं हार भी कबूल कर सकता, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, थर में अगर आप ऑब्वियसली आपकी एक नज़र है कि मुल्क में क्या हो रहा है, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, इसीलिए आपकी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन भी इतना काम कर रही है। अब थर में आपको पता है कि शदीद किस्म के पानी क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस है, गवर्नमेंट ने वहाँ कोई सपोर्ट की, आपने भी बड़ी प्ली की, लोगों को भी कहा कि आके मदद करे, वैसे ही जस्ट वांट टू नो कि गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट ने आके कोई सपोर्ट किया? ऐसे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से तो खैर सपोर्ट नहीं मिली मुझे, लेकिन 4-5 महीने से जो हम पानी का काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि वहाँ पे लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और लोग आगे तक, मेरे ख्याल में वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता, हम लोग वहां तक होके गए हैं, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बॉर्डर के करीब हो, वहां तक पहुंच चुके हैं वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 4 महीने में कोई 80 विलेजेस कवर किए। जी प्लीज भाई, सॉरी मुझे यहाँ कट करना होगा। कौमी असेंबली में इस वक्त अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह खिताब कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जबकि हमें उस पर रिजर्वेशन भी है, हमें उनके लिए बड़े सवालात भी हैं, क्योंकि ये मामला अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी शुरू हुआ है। बहुत से सवालात हैं और हमने वो सवालात पहले आसानी पैदा करने के लिए दिए थे, मगर हमने सवालात के जवाबात न मिलने पे वॉकआउट किया। और कल असेंबली में हमारे मेंबर साहबान मौजूद थे, आपको इस चीज का इल्म है, और आज हम यहां मौजूद हैं। तो किस तरीके से ये अखबारों ने लिखा कि स्पीकर के कहने पे अपोजिशन ने अपना बैकआउट खत्म किया। मिस्टर स्पीकर, हम डेमोक्रेटिक हैं और अपोजिशन ने हमेशा ये कोशिश की है, बात की है कि पार्लियामेंट ही इस मुल्क के मसाइल का हल निकाल सकती है, पार्लियामेंट ही मुश्किल से मुश्किल तरीन मसले को हल कर सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की नुमाइंदा एक ऐवान है, यहां पे हमें हर मसले का हल भी ढूंढना होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जो मसले बाहर जलसों में, जुलूसों में हल नहीं हो सकते, वो मसले पार्लियामेंट हल कर सकती है। यही वजह थी कि हमने प्राइम मिनिस्टर को अपोजिशन ने बार बार कहा कि आपका फोरम, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी
ये पार्लियामेंट है, उसमें आए, उधर बात करें। और यही आज भी हमारा मौकुफ है, कल भी हमारा यही मौकुफ होगा। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में, क्योंकि ये रवायतें रही है माजी में कि पार्लियामेंट को वो अहमियत नहीं मिलती, क्योंकि हम अपने फैसले बाहर करते थे, हम अपने फैसले इशारों पे या किसी ऐसे मसले पे बाहर फैसला करते थे और पार्लियामेंट को खुद आके टारगेट करते थे। खुर्शीद शाह का खिताब जारी है और बाइकआउट खत्म कर दिया है मुत्तहिदा अपोजिशन ने, और वो आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि 7 सवाल थे वो अब 700 में बदल गए हैं और उसी बारे में बात हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि लग रहा है कि पार्लिमानी कमेटी बनेगी और वहां पर अब बात होगी, जो कि एक अच्छी बात है। तो हम शाहिद खान अफरीदी साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे, उन्होंने हमें इतना वक्त दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि जिस तरह आपने हमारा साथ दिया है आज, आइंदा भी आप आते रहेंगे और हमारी रौनक इस प्रोग्राम की बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक, और हमारी दुआएं आपकी इस फाउंडेशन के साथ, आप जो करें अल्लाह ताला आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू उमा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। और अब वक्त हो रहा है जियो हेडलाइंस का और खिताब भी जारी है। जो कुछ असेंबली में होगा, जो भी बड़ी खबरें होंगी, आपको पता है, जी न्यूज़ अगर आप देखते रहेंगे आपको सब पता चलता रहेगा। अभी देखिए जियो हेडलाइंस, आपसे मिलेंगे कल।